प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पूर्व रूप अच संधि। पूर्व रूप अच संधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसका सूत्र हमने बताया था एंग पदांत आदति, यानी पद के अंत में एंग होगा। हमने उसमें बताया था कि ए और ओ के बाद, ए ओ के बाद यदि ए वर्ण आता है, ए ओ के परे या बाद में ए वर्ण आए तो वहाँ पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है, यानी ए के बाद ए आए तो ए हो जाता है, ओ के बाद ए आए तो ओ हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात और बताई थी कि अंतिम ए का, यानी बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए हो जाता है। इसमें हमने बताया था कि ए के बाद ए आए तो ए हो जाता है, लेकिन अंतिम ए का, यानी बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए हो जाता है। ओ के बाद ए आए तो ओ हो जाता है, लेकिन अंतिम ए का, यानी बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण हमने कल यानी पिछले वीडियो में पढ़े हैं। मेन बात क्या होती है, ये जो संधि है पूर्व रूप संधि, ये पूर्व रूप संधि अयादि संधि का खंडन करती है। कौन सी संधि का? अयादि संधि का खंडन करती है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको भली भांति समझा दिया था। आज बात करते हैं हम अच संधि का ही अगला भेद आ रहा है आपको, पर रूप अच संधि। देखिए, ये अच संधि का लास्ट टॉपिक है जो आपके कोर्स में, इसके बाद प्रकृति भाव अच संधि आपके कोर्स में नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रकृति भाव अच संधि का सूत्र है ईदु द्वेत द्विवचनम प्रगर्यम प्रकृति भाव है। ईदु द्वेत द्विवचनम प्रगर्यम प्रकृति भाव है, ये सूत्र है इसका। इसमें क्या होता है प्रकृति भाव अच संधि में कि प्रथम पद होगा द्विवचन में और दूसरा पद भी द्विवचन में। जब दोनों पद द्विवचन में आएंगे, प्रथम पद भी द्विवचन में आएगा, दूसरा पद भी द्विवचन में आएगा, तो दोनों पद ज्यों के त्यों हों रहेंगे और जिसका स्वभाव नहीं बदले, जिसकी प्रकृति एक जैसी रहे, जिसका स्वभाव एक जैसा रहे, वही होती है प्रकृति भाव अच संधि। जैसे हम बात करें हरि धन इमऊ, हरि में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, धन इमऊ, तो हरि भी द्विवचन है, इमऊ भी द्विवचन है, दोनों द्विवचन हैं, तो यहाँ पे हरि इमऊ दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ये होती है प्रकृति भाव अच संधि। बात करते हैं विद्यार्थियों पर रूप अच संधि में पहला सूत्र आ रहा है आपका एंगी पर रूपम। देखिए पहला सूत्र क्या है, एंगी पर रूपम, पर रूप संधि। अब बाद वाला रूप होगा। देखो हमने पहले एंगी पर रूपम जो पढ़ा था, ध्यान दें, अभी हमने जो पढ़ा एंगी पर रूपम, उससे पहले हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी है। उसमें ध्यान देंगे, ये ए और ओ पहले थे, ए बाद में था। अब इसका उल्टा हो गया पर रूप संधि में। पूर्व रूप संधि में आप ध्यान से देखिए, ए पहले था, पूर्व रूप अच संधि में ए पहले था, ए बाद में था, तो वहाँ संधि कौन सी थी? पूर्व रूप संधि। ए का ए हो जाता है और बाद वाले ए का अवग्रह वाला ए हो जाता है। ऐसे ही ओ पहले था, ए बाद में था, तो ओ का ओ हो जाता है, ए का अवग्रह वाला ए हो जाता है। ये पूर्व अच संधि में हम पढ़ चुके हैं। अब उल्टा है इसका, ए पहले है और ए और ओ बाद में है, तो प्रथम पद के अंत में ए हो, वो भी ए कैसा? उपसर्ग वाला ए, यानी ऐसा कोई पद आएगा जिसमें उपसर्ग हो और उपसर्ग का अंत में, उपसर्ग का के अंत में ए होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने परिभाषा में भी लिख रखा है ए उपसर्गांत, ध्यान देना, ए उपसर्गांत ये लिख रखा है। तो उपसर्ग के अंत में क्या हो? ए, ये बात ध्यान रखना। प्रथम पद के अंत में ए उपसर्गांत हो, यानी उपसर्ग के अंत में क्या हो? ए। उसके बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाला कोई धातु रूप हो, ऐसा धातु रूप जो ए और ओ से प्रारंभ हो रहा है, धातु रूप होना चाहिए, कोई शब्द नहीं होना चाहिए, धातु रूप होना चाहिए। तो देखिए अकारांत, अकारांत का मतलब क्या होता है? ए, समझ गए ना? अकारांत कह दीजिए या ए, उपसर्ग से परे,
ऐसा उपसर्ग जिसका अंत ऐसे हो, अकारांत उपसर्ग से परे, ऐसा उपसर्ग जिसका अंत ऐसे हो, ध्यान रखें, ऐसा उपसर्ग जिसका अंत किससे हो, ऐसे, उस उपसर्ग से परे ए और ओ से प्रारंभ धातु रूप हो, उस उपसर्ग के परे यानी बाद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो तो पर रूप आदेश होता है, यानी बाद वाला रूप आदेश हो जाता है। ये संधि जो है ये आपको वृद्धि संधि का खंडन कर रही है। कौन सी संधि का? मैंने आपको जब वृद्धि अच संधि पढ़ाई थी तो वहाँ पे देख लेना, ए के बाद ए आए तो आई हो जाता है, ए के बाद ओ आवे तो औ हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन ये सूत्र जो है एंगी पर रूपम वृद्धि संधि का अपवाद है, उसका खंडन कर रहा है, ध्यान रखें। अब देखो ये उपसर्ग हैं प्रे, उप, उप, प्रे, 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 ये उपसर्ग है कि नहीं है? अब इनका अंत ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। इसमें अंत में ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, प्रे में भी ए, इन तीनों में ए, प्रे में, ठीक है। तो ऐसा उपसर्ग आएगा आपको प्रथम पद में जिसका अंत किससे हो, ऐसे हो। बात करते हैं हम ए और ओ से, इसके बाद ए से और ओ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप है कि नहीं है? हैं। ए और ओ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप हैं कि नहीं है? हैं। ये भी बात सही है। तो पर रूप आदेश हो जाता है, यानी बाद वाला रूप आदेश हो जाता है। बाद वाला रूप आदेश, अब प्रे ये हमने लिख लिया, बाद वाला रूप क्या है? ए आदेश हो जाएगा, ए जय ते, क्या बनेगा? प्रेजते। होनी चाहिए यहाँ पे वृद्धि संधि, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पूर्व पद में, प्रथम पद में उपसर्ग है और उपसर्ग का भी अंत किससे हो रहा है? ऐसे, और दूसरे पद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप है। परिभाषा में स्पष्ट लिखा है, अकारांत उपसर्ग के परे ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो तो पर रूप आदेश होता है, बाद वाला रूप का आदेश हो जाता है। ऐसे अगला उदाहरण देखो, उप, उप में ओ की मात्रा लगाओ, ओ की लगा दी, से ती, क्या बन गया? उपोष्टि। पर रूप संधि है इसमें, कौन से सूत्र से? एंगी पर रूपम, इस सूत्र से। उप धन ए ही, उप में ए की मात्रा लगाओ, ही लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? उपे ही। ऐसा ही उदाहरण ये है प्रे, प्रे में ओस्ति जोड़ दो, ओ से ती, प्रोस्ति। प्रे में एजती जोड़ दो, ए जे ती, प्रेजती। प्रे में ओणती जोड़ दो, ओणती। प्रे में ओणती जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोणती। ये बाद वाला रूप आदेश हो गया। एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं, जैसे प्रे धन एजते, एक उदाहरण समझा रहा हूं। प्रे में क्या है? ए, और एजते में क्या है? ए। तो अब ध्यान दो, ए और ए, इन दोनों के स्थान पर बाद वाला रूप आदेश होगा। बाद वाला रूप क्या है? ए है या ए? तो क्या होगा? ए। प्रे में से हमने ए निकाल लिया तो प्रे रह गया, हलंत लग गया, ए जय ते। अब मिला के लिखो, ये हलंत है, हलंत में ए की मात्रा लगाएंगे तो एक मात्रा लगेगी। कितनी मात्रा? एक मात्रा। तो ये प्रे जय ते, यही लिख रखा है मैंने, आपको देख लो, प्रेजते। समझ गए? ये इस तरह से आप हल करके देखना। ये वृद्धि अच संधि का अपवाद है, एंगी पर रूपम। कौन सा सूत्र? एंगी पर रूपम। इसमें और भी सूत्र हैं, और भी सूत्र हैं। कौन सा सूत्र अगला? अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी सूत्र क्या कहता है? अचो अंत्यादि टी सूत्र को पढ़ते हैं, क्या कहता है? देखो, अच स्वरों के बीच में, अच स्वरों के बीच में, अच स्वरों के बीच में जो अंतिम अच हो, जो अंतिम अच हो, आदि में जिसके, आदि में जिसके, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। आदि का मतलब प्रारंभ। आदि में जिसके
उसकी टी संज्ञा होती है, उसकी टी संज्ञा होती है, टी, उसकी कैसी संज्ञा होती है? टी। जान दो, अच स्वरों के बीच में, अच स्वरों के बीच में अंतिम, जो अंतिम अच हो, जो अंतिम अच हो, आदि में जिसके, आदि में जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। आदि का मतलब प्रारंभ में, आदि का मतलब क्या है? प्रारंभ में। अब आदि का अंत अंत में भी हो जाता है, आदि का अंत क्या हो जाता है? अंत में। देखिए बच्चों, अब उदाहरण को जैसे ही समझेंगे हम आपको समझ में आ जाएगा। मनस, मैं, ने, से, ये ऐसे लिख रहा है। अब देखो, से में कोई स्वर नहीं है, प्रारंभ में क्या स्वर है? ने में क्या है? ए। ध्यान देना, अब इसमें स्वर है ए, और ए में क्या लग रहा है? से, अस। ये लो भाई, मन, मन में क्या लग रहा है? ए और से, मनस। अब इसमें क्या है? ईसा। ऐसे ही है ना, और यहां भी हम कर देते हैं ईसा। तो आदि में अंतिम अच हो, अंतिम अच क्या है? ये रहा, और आदि में जिसके, ये आदि में है। अब ए और ई, ए और ई, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जिसके, आदि में जिसके, उसकी टी संज्ञा होती है। तो इन, इसकी अस जो है ना, इस अस, अस की टी संज्ञा हो जाएगी। अस की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। अस की जब टी संज्ञा होगी, कहने का मतलब इसका लोप हो जाएगा। अस का क्या हो जाएगा? लोप। अब अस का लोप कर देंगे तो लीजिए भाई, अस का लोप कर दिया। अब मन और ईसा को जोड़ दो, मन और ईसा को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मन में बड़ी की मात्रा और सा क्या बन जाएगा? मनीषा। समझ गए ना? यही समझाने वाला हूं, और उदाहरण भी समझा दूंगा मैं आपको। मनस धन ईसा का होगा मनीषा। ऐसे ही हलस धन ईसा, हलस में जो अस है, हलस में जो अस है, लीजिए भाई अस। अब इसमें क्या जोड़ देंगे? ईसा। अब अस का लोप हो जाएगा, लीजिए भाई अस का क्या हो गया? लोप। अब मिला के लिख दीजिए इसको, हल धन ईसा का होएगा हलीसा। क्या होएगा? हलीसा। ठीक है। पतत धन अंजलि, देखिए पतत, पतत में अत आ रहा है, पतत में क्या आ रहा है? अत। फिर अंजलि है, अंजलि। अब अत का क्या हो जाएगा? लोप। अत का क्या हो जाएगा? लोप। अत का लोप हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पतंजलि। क्या बन जाएगा बोलो? अब ए की मात्रा तय में जाएगी तो तय क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये इस तरह मिलकर बन जाता है पतत, पतंजलि, पैतंजलि, इस तरह से। समझे कुछ? लांगस धन ईसा, अब इसको समझिए। लांगस में अस है, लांगस, लांगलस, लांगलस में अस है, लांगलस में क्या है? अस। और अस में क्या जोड़ना है? ईसा। ईसा का, अस का क्या हो जाएगा? लोप। अस का क्या हो जाएगा? लोप। लीजिए भाई, अब इसको मिला के लिख दो, लांगलीसा। क्या बनेगा? लांगलीसा। ऐसे बन जाएगा लांगलीसा। कौन से सूत्र से बनेगा ये लांगलीसा? अचो अंत्यादि टी से। देखिए मनस धनीसा, मनीषा, अचो अंत्यादि टी से। हलस धनीसा, अचो अंत्यादि टी से हलीसा बन गया। और बात करें पतत धन अंजलि, पतंजलि, अचो अंत्यादि टी सूत्र से बन गया। और लांगलस धन ईसा, लांगलीसा, अचो अंत्यादि टी सूत्र से बन गया। हमने 3 सूत्रों का अध्ययन कर लिया, सॉरी 2 का। एंगी पर रूपम, ए के परे यानी ए उपसर्गांत परे, ए उपसर्गांत परे यानी ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो? ए। उसके परे ए और ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो तो पर रूप आदेश होता है, बाद वाला रूप आदेश होता है। इसमें भी तो बाद वाला रूप आदेश हो रहा था, ईसा ज्यों का त्यों जोड़ दिया हमने।
भाई उस अस का लोप हुआ, इसमें अस का लोप हुआ, बाद वाला रूप ज्यों का त्यों जोड़ दिया। इसमें अस का लोप हुआ, बाद वाला रूप ईसा जोड़ दिया। इसमें अत का पतत धनंजलि अत का लोप हुआ, जो बाद वाला रूप ज्यों का त्यों जोड़ दिया। इसीलिए इसे कहते हैं पर रूप संधि। कौन सी संधि? पर रूप संधि। अगला आ रहा है आपका सूत्र सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम। सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र क्या कहता है, सुनो। सकंदु आदि गण में, देखो सकंदु आदि गण में, सकंधु आदि गण में टी संज्ञक पूर्व व परे, पूर्व या परे के स्थान पर, पूर्व व परे के स्थान पर रूप आदेश होता है। तुम्हें समझने का मतलब है ये जो उदाहरण है ना, ये जो सूत्र है सकंधु आदिशु पर रूपम वाच्यम, ये ध्यान रखना दीर्घ संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का अपवाद? ए के बाद ए आए। देखो ए के बाद क्या आ रहा है? ए। क्या होना चाहिए? आ। क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। दीर्घ संधि आपने पढ़ी है, कक्षा 6 से पढ़ रहे हो। ए के बाद ए आएगा तो क्या करना है? आ। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र क्या कहता है। सकंदु आदि गण में टी संज्ञक पूर्व, यानी पहले पूर्व यानी जिसकी संज्ञा होगी, संज्ञक टी संज्ञा जिसकी होगी, ठीक है। अब इसमें शक में क्या आ रहा है? ए की टी संज्ञा हो जाएगी। ए की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। बाद वाला रूप ज्यों का त्यों रहेगा, बाद वाला रूप ज्यों का त्यों रहेगा। टी संज्ञक पूर्व व परे के स्थान पर, परे के स्थान पर रूप आदेश होता है। कौन सा रूप आदेश? पर रूप आदेश। देखो अब देखो, चाहे पूर्व में हो चाहे परे, इन दोनों के स्थान पर विद्यार्थियों, अब जैसे उदाहरण को हम पढ़ेंगे, जैसे देखो शक, शक में जो ए आया है इसकी टी संज्ञा हो गई। और अंधु, अब ये बाद वाला रूप ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये जो ए है, ए कै में जाएगा, ए की मात्रा जो कै में जाएगी वो कै क्या हो जाएगा? पूरा। क्या हो जाएगा? हमने जो इसमें से ए निकाला है उसकी क्या कौन सी संज्ञा हो गई? टी संज्ञा। टी संज्ञा का मतलब उसका लोप हो गया, ठीक है ना। अब इसका लोप हो गया, लीजिए इसका इसमें जो ए था उसका क्या हो गया? लोप हो गया। लीजिए अब हमने मिटा दिया। अब क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा बताओ? सकंधु। अंधु जोड़ दीजिए इसमें, शक में अंधु जोड़ेंगे तो क्या होएगा? सकंधु। ऐसे कर्क में अंधु जोड़ेंगे तो करकंधु। ऐसा ही उदाहरण है। अब कुल धन अटा, ऐसा ही उदाहरण ये है। क्या बनेगा? कुलटा। क्या बनेगा भाई? कुलटा। कुल धन अटा क्या बनेगा? कुलटा। मृत धन अंड है, बहुत से बच्चे इसे करेंगे मृतंड है, ऐसे करेंगे, क्योंकि यही तो पढ़ रहे हम। रोक के देखिए विद्यार्थियों, यहां पे आप ऐसा नहीं बनाओगे। इसमें जो री आया है, इस री का अर होता है, लेकिन अर नहीं करना, हमें आर करना है। क्या करना है? आर। ध्यान दें, मृत में जो री आया है, ये री निकाल दिया, और ये तय। तय में क्या है? ए। अब इस ए का क्या हो जाएगा? ए की टी संज्ञा हो जाएगी। ए का मतलब लोप हो जाएगा। और अंड है, ये हमने लिख लिया। अब इस ए का लोप हो गया, इसकी टी संज्ञा हो गई, हटा दिया हमने, क्रॉस लगा दिया। अब ये री के स्थान पर होना चाहिए अर, लेकिन होता है क्या? आर। क्या होता है? आर। अब इसमें मैं पहले है, आर री के स्थान पे कर दिया, तय में हलंत अंड है। अब क्या बनेगा? इसको जोड़ के बता दो। माँ रे ऊपर चला जाएगा तय के, और तय में ए की मात्रा जाएगी, तय पूरा हो जाएगा। क्या बनेगा बोलो? मारतंड है। ये बनता है।
तो ध्यान दीजिए, ये उदाहरण मैंने समझा दिया। मृत धन अंड है, जब आपका बनेगा मारतंड है, मारतंड है। यह भी सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र से बना है। देखिए, शक धन अंधु आ जाए, कौन सा सूत्र लागू हुआ है? सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम। कर्क धन अंधु आ जाए, कुल धन आटा आ जाए, मृत धन अंडे आ जाए, तो इन सूत्रों, इन उदाहरणों में कौन सा सूत्र लागू हुआ है? सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम। कौन सी संधि का अपवाद है ये? दीर्घ अच संधि का अपवाद। समझ गए ना? अब बात करते हैं ओमांगोष्ठ। ओमांगोष्ठ सूत्र क्या कहता है? ओमांगोष्ठ सूत्र कहता है कि ए के परे, किसके परे? ए के परे। प्रथम पद के अंत में ए होगा, क्लियर है? ए के परे ओम या आंग आए। आंग का मतलब आ, आंग का मतलब क्या होता है? आ। ध्यान से समझिए, ये जो आंग है, ये आंग ये शुद्ध लिख रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? आ। ये आंग ध्यान देना, उपसर्ग है। आंग क्या है? उपसर्ग। आंग उपसर्ग है, इसको बोलते हैं हम आ। ठीक है? ए के परे ओम या आंग हो तो दोनों के स्थान पर रूप आदेश होता है, यानी बाद वाला रूप आदेश होता है। उदाहरण भी समझिए आप। बाद वाला रूप क्या होगा? ओम के स्थान पर ओम हो जाएगा, आंग के स्थान पर आंग हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, शिवाय धन ओणम। शिवाय धन ओणम, शिवाय में प्रथम पद के अंत में ए आया है कि नहीं आया? आया है। शिवाय में से ए निकाल लिया, देख लो, निकाल लिया। ओणम, ओणम में ओम आया है कि नहीं आया? ओम आया है। नम, ओणम आया है ना भाई? क्लियर? अब यहाँ पे समझना होगा, ए और ओम, इन दोनों के स्थान पर ओम होता है। इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? ओम। अब ये मैं जो है, मैं, ये न में बदलेगा। मैं किस में बदलेगा? न में। क्यों बदलेगा? एक सूत्र आता है आपका, वो क्या, कौन सा सूत्र आता है? मैं आपको बता देता हूं। अनुस्वार से यही पर से वर्ण है। पर से वर्ण संधि में आप पढ़ोगे तो बाद वाले वर्ण का जो अनुस्वार है, जो अनुस्वार है वो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण। तो ये जो अनुस्वार लग रहा है ओणम में, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना ओम। ये जो अनुस्वार लग रहा है, देखो यहाँ पे मैं अनुस्वार लगा देता हूँ। अनुस्वार से यही पर से वर्ण है। पढ़ोगे आप हल संधि में, ये संधि जो मैं बोल रहा हूँ, अनुस्वार से यही पर से वर्ण है, ये सूत्र है। पर से वर्ण संधि का सूत्र है ये। अनुस्वार से यही पर से वर्ण है। इसमें अनुस्वार के बाद कोई सा भी वर्ण आए, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो बाद वाले वर्ण का अनुस्वार जो है वो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो बाद वाला वर्ण क्या है? ने। अब ने का वर्ग कौन सा है? तय। अब तय का पंचम वर्ण क्या है? ने। तो ये जो ने, ये अनुस्वार है, ये ने में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ने में। लीजिए भाई, मैंने ने में बदल दिया। ठीक है? और इनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर ओम होता है और मैं जो है वो ने में बदल गया, ऊन। इस तरह से समझ गए? अब इसको हम मिला के लिख सकते हैं। क्या बनेगा ये? शिवाय, ये में ओ की मात्रा, ने में, क्या बनेगा भाई? शिवायोणम। क्या बनेगा? शिवायोणम। तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं, अब इसको मिटा के शिवायोणम। लीजिए भाई। अब ऐसे ही उदाहरण अगला आ रहा है, शिव धन आंग धन इही। शिव धन आंग धन इही। प्रथम पद के अंत में ए है कि नहीं है? ए के परे आंग आ गया। क्या आ गया? आंग। शिव में ए है,
शिव में क्या है? ए, लीजिए ए निकाल दिया। आंग में क्या है? आ, आंग कह दो या आ कह दो। फिर क्या है? इही। अब मिला के लिख दो इसको। यहां थोड़ा समझने की बात है। आ के बाद ई आया है। आ के बाद क्या है? ई। आ के बाद ई आया है तो आपने संधि पढ़ी होगी, गुण संधि। कौन सी संधि? गुण। आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। गुण संधि में आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। तो इनके स्थान पर क्या होगा? ए। ठीक है भाई, ए के बाद आंग आया है तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आ। और आ के बाद ई आया है, ई। इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए। क्या होएगा? ए। रोकियो, दोबारा से समझ लो। ये कह रहा था मैं आपसे कि ध्यान दें, शिव में क्या लगा हुआ है? ए। और फिर उसके बाद क्या है? आंग। और उसके बाद क्या है? इही। अब इन दोनों के स्थान पर क्या होएगा? आ। और उसके बाद क्या होएगा? इही। टपक ले। अब आ और ई के स्थान पर क्या होगा? गुण संधि से ए। क्या होगा? ए। तो ये शिव और यहाँ ए हो गया, बचा क्या? ही। अब इसको मिला के लिख दो। सी वे ए की मात्रा ही, क्या बन जाएगा? शिवे ही। शिवे ही बनेगा। क्या बनेगा भाई? शिवे ही। क्या बनेगा भाई बताओ? शिवे ही। अब आप सोच रहे होंगे सर शिव धन ही देते था, शिव धन ही दे देता तब भी तो यही बनता, शिवे ही। तब भी तो यही बनता, शिवे ही। गुण संधि के आधार पर उसने ये आंग क्यों लगाया खामो खां? तो ये आंग नहीं लगाता तो ये पर रूप संधि होती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहां तो कौन सी संधि हो रही है? गुण संधि। शिव धन ही देवे तो शिवे ही बनेगा, यही रूप बनेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो संधि है गुण संधि का अपवाद है। ये संधि जो है, नीचे वाला उदाहरण जो है वो गुण संधि का अपवाद है। कौन सा सूत्र है वो? ओमांगोश्च। कई संधियां हमने यहाँ पे पढ़ ली, कई संधियां। शिव धन ही देता है ऐसा उदाहरण देता है तो शिवे ही बनेगा, और शिव धन आंग धन ही दे देता है तब भी यही बनेगा, शिवे ही। कौन सा? लेकिन संधि का नाम बदल जाएगा, पर रूप अच संधि। और सूत्र कौन सा लगेगा? ओमांगोश्च। कौन सा? ओमांगोश्च। देखो ये हमने पढ़ा, ये कौन सी संधि का अपवाद है? खंडन कर रहा है, वृद्धि संधि का खंडन कर रहा है। वृद्धि संधि का अपवाद। कौन सी संधि का अपवाद कर रहा है? ये वृद्धि संधि का कर रहा है ना। ये किसी भी संधि का नहीं कर रहा है, ये सही है। ये कौन सी संधि का अपवाद कर रहा है? दीर्घ अच संधि का। समझ गए? और ये कौन सी संधि का अपवाद कर रहा है? एक तो वृद्धि का, पहला उदाहरण जो है इसमें वो तो वृद्धि संधि का खंडन कर रहा है। दूसरा जो उदाहरण है वो गुण संधि का खंडन कर रहा है। होती तो इसमें गुण संधि है। दीर्घ का भी कर रहा है, शिव धन ए, दीर्घ संधि का कर रहा है। कौन सी संधि का खंडन कर रहा है? पहला उदाहरण तो वृद्धि का अपवाद है, वृद्धि अच संधि का अपवाद, और दूसरा उदाहरण है दीर्घ संधि का अपवाद। समझ गए? तो समझिए, आप ये सोच रहे थे शिव धन ही दे दे, तब भी तो सर शिवे ही हो रहा था। बिल्कुल सही है, शिव धन ही देता तो शिवे ही। यहाँ पे संधि का नाम है गुण संधि। शिव धन आंग धन ही देता है, तब आंग आने पर रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।